यहाँ यूपीए पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपीए को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं कि आखिर इस कानून को लेकर कोई अहम फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। यूएपीए पर सवालों को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने रहते हैं। यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, और इसी को लेकर कई बार बहस छिड़ी है। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत दर्ज केसेस के आरोपियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने संसद को बताया कि यूएपीए के तहत दर्ज लोगों के नामों का खुलासा करना आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामलों को प्रभावित कर सकता है और ये व्यापक जनहित में नहीं होगा। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने 2020 में अधिनियम के तहत 34 लोगों को गिरफ्तार किया और 9 मामले दर्ज किए। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता माला राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। दरअसल हाल ही में आपको बता दें कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और न्यायविदों ने आतंकवाद विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 84 साल के कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की मौत पर आक्रोश के बीच ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि बीते दिनों स्टेन स्वामी का मुंबई में निधन हो गया था और फादर स्टेन स्वामी भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुए थे। उन्हें तलोजा सेंट्रल जेल में रखा गया था और यहां पर स्वामी और एल्गर केस में उनके साथी बंदी लगातार खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की शिकायत भी कर रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने फादर स्टेन स्वामी को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व न्यायाधीशों ने देशद्रोह और यूएपीए पर दंडात्मक प्रावधान को निरस्त करने की वकालत की थी। इन्होंने कहा था कि इसका आमतौर पर असंतोष को दबाने और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। न्यायमूर्ति आलम और पूर्व न्यायाधीश दीपक गुप्ता, मदन पी लाकूर और साथी गोपाल कॉन्टेस्ट में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सीजेएआर और साथ ही इसकी ओर से आयोजित एक वेबिनार में जस्टिस आफ्ताब आलम ने कहा है कि यूएपीए दिखाता है कि हम किसी भी अन्य देश की तुलना में अपने लोगों की आजादी को बिना किसी जवाबदेही के लूटने के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन के तहत 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और सेलिब्रिटी ट्वीट विवाद के बाद इस कानून के तहत कुछ गिरफ्तारियां की गई, जिन्हें लेकर देश की सियासत में उबाल आया था। संसद ने 1967 में यूएपीए बनाया था और हालांकि 2004, 2008, 2012 और 2019 में इस कानून में बदलाव किए गए, लेकिन 2019 के संशोधन में इसमें कठोर प्रावधान जोड़े गए थे और इसके बाद से ही ये सवालों की कटघरे में है। विपक्षी दल और कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे लोकतंत्र विरोधी बताते हैं, तो इसके समर्थक इसे आतंकवाद के खिलाफ और देश की एकजुटता और अखंडता को मजबूती देने वाला बताते हैं। 2019 के संशोधनों में एक महत्वपूर्ण बात यह रही है कि इस कानून के तहत सरकार किसी संगठन या संस्थाओं को ही नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित कर सकती है। यूएपीए कानून के सेक्शन 43D(2) के तहत पुलिस हिरासत के समय को दुगुना बढ़ाया जा सकता है और इसके तहत 30 दिन की पुलिस हिरासत मिल सकती है। वहीं न्यायिक हिरासत में 90 दिन तक की हो सकती है, जबकि अन्य कानून के तहत हिरासत केवल 60 दिन की होती है। इतना ही नहीं, यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज होने पर अग्रिम जमानत नहीं मिलती है और यूएपीए कानून के सेक्शन 43D यानी कि 5 के तहत अगर प्रथम दृष्टया उस पर केस बनता है तो अदालत भी उसे जमानत नहीं दे सकती और इसमें 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। आखिर यूएपीए पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या ये कानून लोकतंत्र विरोधी है? क्या सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है? इसी मसले को लेकर चर्चा आज अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे। तो आपको बता दें कि यूएपीए कानून को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं और कई बार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यूएपीए कानून को लेकर खासतौर पे 2019 के बाद जो संशोधन इसमें हुआ था और प्रावधानों को ज्यादा सख्त किया गया था, उसको लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ विपक्ष ने भी इस मसले को लेकर पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, यूएपीए कानून जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्यों? इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एक जैन है जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, एक्स डीजीपी और वेद भूषण जी एक्स आईपीएस ऑफिसर, उसके अलावा डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी हैं, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट। ये सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले वेद भूषण जी, आखिर कारण क्या है? यूएपीए जिसको माना जाता है, सत्ता पक्ष का कहना यह है कि देखिए ये देश के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा के लिहाज से कानून बेहद जरूरी है, तो फिर ये कानून सवालों के घेरे में इतना क्यों है? प्रियंका, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है बहुत सारे कानून इस तरह के लाए गए हैं जिनको लोकल एंड स्पेशल लॉज के तहत माना जाता है।
आपको याद होगा मीसा लाया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कोटा लाया गया, इमरजेंसी के दौरान सैकड़ों लोगों को डिटेन किया गया। इस जो एक्ट जिसका हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, इसका नाम ही अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है। जब ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जाए जो देश के खिलाफ हो, देश की संप्रभुता के, इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, तो इस तरह के कानून की आवश्यकता बिल्कुल प्रासंगिक हो जाती है। क्या आप और हम और आपके व्यूअर ये चाहते हैं कि ये देश टूट जाए, इस देश का बंटवारा हो जाए? मैंने अभी 24 तारीख को एक कंप्लेंट जो किसानों का नाम लिया, उनके खिलाफ दिल्ली के कमिश्नर साहब को दी है। उसमें आप यदि सुने और आपके वक्ता भी सुने और आप भी विचार करके बताएं, और जैन साहब भी बड़े सीनियर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है और दूसरे पैनलिस्ट भी है। उसमें इन्होंने कहा है कि जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा है युद्ध होगा। इसको आम भाषा में या ग्रामीण भाषा में भी यदि आप मान लिया कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते, मैं आप भी कहीं न्यूयॉर्क या अमेरिका से आकर नहीं बैठे हैं, वो खुलेआम एक चैलेंज कर रहे हैं देश को कि जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा युद्ध होगा। और 26 जनवरी को जिस तरह से हमारे देश की जो अभी तक मैं तो सदमे से उबर नहीं पाया हूं, बाकी लोगों का पता नहीं, जो 26 जनवरी को नंगा नाच इस देश के लाल किले पर, जहां से केवल प्रधानमंत्री भाषण करते रहे आजादी के वास्ते, और तिरंगे झंडे को जिस तरह से एक बदनाम किया गया, जिस तरह से कलुषित किया गया, वो भूलने वाला दिन नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि 15 अगस्त पर भी ऐसा दिन हो। अब जो सो कॉल्ड किसान लीडर वो कह रहे हैं कि हम 15 तारीख को या उससे पहले लखनऊ को भी इसी तरह घेर लेंगे, तो क्या इनके लिए इस तरह का डेटरेंट कानून होने की जरूरत नहीं है? इनको डिटेन किया जाना चाहिए। मैंने अपनी कंप्लेंट में यही डिटेन की रिक्वेस्ट की है कि इनको एनएसए में डिटेन किया जाए, इनको यूएपीए लगाकर इनको लंबे समय तक जेल में रखा जाए। ये कानून का प्रावधान ऐसे लोगों के लिए है जिनका इस्तेमाल करने के लिए जरूरत है। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के कानूनों का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे विचार इसके बारे में आते हैं, मानव अधिकार के जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि जो मन में आए आप इस देश के खिलाफ बात करो, इस देश के कानून के बारे में बात करो, इस देश की अदालतों को बेइज्जत करने का काम करो। सुप्रीम कोर्ट में भी आप ट्रस्ट ना रखो। टेररिस्ट के लिए आप खड़े हो जाओ कि टेररिस्ट हैं, इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अभी आपने जिन स्टीन स्वामी का नाम लिया, मैं बड़ी अदब से कह रहा हूँ कि मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि स्वर्ग में है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। पर यदि उनके खिलाफ एलिगेशंस यदि आप पढ़ लेंगे, इतने सीरियस एलिगेशन है उनके खिलाफ चार्जशीट के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि आप कहेंगे कि हाँ ऐसा आदमी इसी लायक है। वो मर गए, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट पैदा हुआ, बहुत सारी संस्थाएं उनके फेवर में आकर खड़ी होगी कि बड़ी जाती हुई, और ये हुआ। आपको याद होगा तमाम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अंदर आर्म फोर्सेस पावर बिल लाया गया, उसको किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल किया गया। अभी आपने कल देखा नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, प्रियंका आपको याद है कल क्या हुआ? पूरा नॉर्थ ईस्ट जलने की कगार पर दोबारा आ गया है। पूरा आसाम और एक दूसरी मिजोरम की गवर्नमेंट आमने सामने हो गई है। बिल्कुल बुरी तरह से तहस-नहस की कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उधेड़ दी गई है। दो पुलिस के डिपार्टमेंट, दो सरकारें आमने सामने, जिस तरह दो सरकारें आमने सामने रही है। बिल्कुल ये मसला देखने को भी मिला था जब मिजोरम और असम दोनों आमने सामने। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता बताएं, कोई सुझाए कि भाई किस तरह से कोई रास्ता यहाँ निकालने की जरूरत है। बिल्कुल, वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ी रहिए। यहाँ पे ए के जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि रिटायर्ड डीजीपी हैं। ए के जैन जी अभी जिस तरीके से बाकायदा कह भी रहे थे वेद भूषण जी कि देखिए जो ये यूएपीए है अपने आप में सुरक्षा के लिहाज से काफी ठोस है, लेकिन कई यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं, बाकायदा अगर देखा जाए विपक्ष भी साफ तौर पे कहता है कि लोकतंत्र विरोधी है। आखिर किस तरीके से? देखिए, यूएपीए कानून जो है सशक्त कानून है और इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए विवेक के अनुसार, जबकि आवश्यकता हो कि कुछ ऐसी विघटनकारी शक्तियां हैं जो आंदोलन के नाम पर जो है अफरा तफरी फैला रही हैं। और दिल्ली वगैरह एक ऐसी जगह है जो नेशनल कैपिटल है, और अनफॉर्चुनेटली वहां पर जो दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के विरोधी है। बहुत सी ऐसी शक्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे देश में, जो कि विभिन्न आंदोलनों के नाम पर हिंसक आंदोलन करना चाहते हैं
और अफरा तफरी समाज में फैलाना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि बहुत सोच समझकर जो ऐसे लोग हों उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यूएपीए इसी उद्देश्य से बना है। अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगी तो कोर्ट उसमें रिमांड नहीं देगा, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा, कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देगा। पर यह है कि ये एक इम्पोर्टेंट टूल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, स्पेशली जब 15 अगस्त टाइप के कार्यक्रम आने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे ये किसानों का एजिटेशन चल रहा है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो स्थानीय नागरिक हो, स्थानीय व्यापारी हो और लोग हो उनको दिक्कत पहुंचाएं, उनको कष्ट पहुंचाएं। सड़कों को आप बिल्कुल जैम कर दें, जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके चलने में दिक्कत हो। तो इस हर चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, हमें दूसरे के राइट्स को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप, अगर देखा जाए तो यूएपीए कानून को लेकर सवाल उठ रहे हैं और खासतौर पे फादर स्टीलन की मौत से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि उनको बेल नहीं मिल पाई। तो क्या ऐसे में अब न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में, क्योंकि यूएपीए के तहत तो ऐसा लगता है जैसे न्यायपालिका के भी हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा है क्या? देखिए प्रियंका जी, मैं एक बात बताऊं कि न्यायपालिका जो है वो किसी ना किसी एक्ट से बंधी होती है। ये क्योंकि मैटर जो यूएपीए है ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो जो भी आईपीसी और सीआरपीसी के तहत जो भी धाराएं हैं या जो भी एक्ट है, न्यायपालिका भी उससे बाहर नहीं जा सकती। ठीक है। अब जैसा कि ये नाम खुद अपने आप में ही बता रहा है कि यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, कोई भी ऐसी गतिविधि जो देश के लिए या किसी शहर के लिए अगर वो डिस्ट्रप्शन हो जाए और उस हद तक हो जाए कि वो डिस्ट्रप्शन लोगों की जान माल का एक काफी बड़ा नुकसान हो जाए, तो उसको रोकने के लिए है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप इसमें बेसिकली जो मेन चीज है जिसके कारण से यूएपीए का जो मेन लाइट में आया, उसका कारण ये है कि इसमें बेल मिल पाना बहुत मुश्किल है। और पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं आपको तो इसमें सेक्शन 43 सब सेक्शन डी सब सेक्शन 5 जो है यूएपीए एक्ट का, वो घातक है और उसके कारण से बेल मिल पाना बहुत मुश्किल है। इस सेक्शन के अंदर ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो एक्यूज्ड हो इस तरह के ऑफेंस में, इसमें चैप्टर 4 और 6 जो एक्ट के चैप्टर 4 और 6 हैं उसके अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है 46D5 को। ठीक है। तो उसमें ये बोला गया कि कोई भी आदमी जो इसमें एक्यूज्ड हो इस एक्ट के अंदर, और अगर उनके ऊपर प्रेमा फसाई कोई केस ऐसा बन जाता है तो फिर बेल मिल पाना इसमें मुश्किल होता है। लेकिन ये भी कोई डेड एंड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा फेमस केस था, 2021 का ही केस है, 2021 का ही, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब का एक मैटर था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी बोल दिया था कि दिस इज एन एक्सेप्शन, मतलब कि ये एक अलग तरीके का केस है, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि बेल इसमें मिल गई तो दे दो। प्रियंका जी, जब भी कोई भी आदमी बेल के लिए जाता है उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं कि इस आदमी को ये बेल दे दी जाए या नहीं दे दी जाए। कानून में प्रावधान है कि कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसा कार्य जिसकी सजा अगर 7 साल तक है या 10 साल तक है या उससे ज्यादा है, तो उसमें जो चार्जशीट होती है, चार्जशीट को फाइल करना होता है विद इन 60 डेज एंड विद इन 90 डेज, डिपेंडिंग अपॉन जो मैंने अभी आपको जो पीरियड बताए उसके हिसाब से। तो चार्जशीट का फाइल करने का मतलब ये हो जाता है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। अब दो ही स्थिति बनती है कि या तो इन्वेस्टिगेशन उस पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाती है या कंप्लीट नहीं होती है। तो अगर कंप्लीट नहीं होती चार्जशीट इस पर्टिकुलर टाइम में जो लॉ में प्रावधान है, तो राइट बन जाता है एक्यूज्ड का कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसका कहना ये होता है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, पुलिस हुई या दूसरी कोई एजेंसी, अगर वो एक निर्धारित समय में अपनी प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाए तो फिर उसके लिए हमें जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया यूएपीए के कानून में भी पूरी तरीके से इस मसले को लेकर भी यहाँ लागू होती है।
ये सभी जगह है, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर जब भी होगा, क्योंकि सीआरपीसी में और सेक्शन 173 सीआरपीसी में ये प्रावधान है। ये यूएपीए कानून को लेकर अक्सर पुलिस पर ये भी आरोप लगते हैं कि देखिए वो इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल करती है। कई बार ऐसा होता है कि जो आरोपी होते हैं उनको बेल मिल चुकी होती है, लेकिन उन पर यूएपीए का जो एक एक्ट लगाकर उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एक बाकायदा नाम भी है जिसका जिक्र किया जा रहा है कि हालिया जो मामला है जाफुरा जरगार का भी नाम सामने आया था। और उधर यूनाइटेड नेशन का भी यही कहना था, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का हनन भी यूएपीए के तहत होता है। इसकी क्या सच्चाई है? प्रियंका, जब जहर ज्यादा फैल जाए तो वो हाथ को काटना पड़ता है, आपको पता है, सर्जरी करानी पड़ती है। यदि पैर के अंदर जहर फैल जाए और पैर पूरा खराब होने की उम्मीद हो तो ऐसे पैर को काट देना ही बेहतर है। एक श्रीमान जी, अभी आपने नाम लिया, 9 केसेस के अंदर 34 यूएपीए के अंदर 2020 के अंदर अरेस्ट किए, जिनमें सपूरा, जरगर, देवांगना और बहुत सारे लोगों के नाम आप गिनवा सकते हैं। एक श्रीमान जी है शर्जिल इमाम, उनके खिलाफ ये मैंने कंप्लेंट की है दिल्ली पुलिस के अंदर। शर्जिल इमाम के खिलाफ क्या एलिगेशन है, उन्होंने, आप उनके भाषण को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि आसाम को इसकी जो नेक है उसको काट देना चाहिए, आर्मी उधर जा नहीं पाएगी और हिंदुस्तान का एक अलग हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में निकल कर आएगा। इसको आप क्या मानेंगे? ऐसे आदमी को क्या साधारण कानून से डील किया जा सकता है? ऐसे ही लोगों के लिए जो 34 लोग हैं, इन्हीं के लिए यूएपीए बनी है। इसमें कोई भी एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसको पब्लिक डोमेन में, जिसके खिलाफ सीरियस एलिगेशन ना हो, देश को बांटने के एलिगेशन ना हो, देश की इंटीग्रिटी को खराब करने के जिसके पास एलिगेशन ना हो। बेकसूर किसी भी आदमी को, नॉट ए सिंगल पर्सन वाज अरेस्टेड। और जिन लोगों की बेल हुई है या सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंडीशनल बेल दी है, बेल देने का मतलब ये नहीं कि वो बरी हो गए, केवल उनको एक मौका दिया गया है कि वो कानून की परिधि से भागेंगे नहीं, बस तमाम ट्रायल और उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं उनको फेस करेंगे, जिससे कि न्याय की प्रक्रिया तक पहुंचा जा सके। तो ये तमाम जो लोग हैं 34 जिनके आप नाम बता रहे हैं, इन्हीं के लिए ऐसे एक्ट बने हुए हैं। अभी आपने किसान आंदोलन का नाम लिया, जितना किसान आंदोलन को पेशेंसली दिल्ली पुलिस या सरकारें डील कर रही है, यदि शायद अमेरिका जिसका आपने नाम लिया हो होता, ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपने देखा कि पार्लियामेंट को वहाँ किस तरह से व्हाइट हाउस के अंदर लोग घुस के तहस-नहस कर दिया सिस्टम, उनके यहाँ गोली मार तक के देने के आदेश होते हैं और मार दी जाती है गोलियां। वहाँ की पब्लिक सपोर्ट करती है, वहाँ की पब्लिक कहती है कि यस बिल्कुल ठीक हुआ, ये आदमी इसी लायक था, इसको गोली मार देना जस्टिफाइड था। परंतु हमारे यहाँ हर चीज के ऊपर राजनीति, कोई कानून हो, कोई अरेस्ट हो, उस पर सियासत पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, सबको सियासत शुरू, सब अपनी रोटियां उस पर सियासी रोटियां सेकने लगते हैं। AK जैन साहब, बिल्कुल AK जैन साहब, यहाँ पर ये कहा जाता है कि यूएपीए के तहत बाकायदा होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया है कि जो आरोपी होगा उसका ये पहचान छुपा के रखी जाएगी। तो क्या यहाँ पर किसी आरोपी की पहचान को छुपा कर रखना असंवैधानिक तो नहीं है? और इसके पीछे दलील क्या है आखिर? देखिए, पहचान को छुपाना, ये जब FIR में नाम है और जब वो जग जाहिर है, मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है। पर हाँ, ये है कि उसका कोई व्यापक प्रचार प्रसार ना किया जाए उसके बारे में। इसका मतलब ये है, जैसे बच्चों के क्राइम होते हैं, पॉक्सो एक्ट में उसमें नाम नहीं लिया जाता है, उसमें प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, तो उसी प्रकार से ये है, जिसको इसी मकसद से मेरे ख्याल से इस बात को कहा गया है। ठीक है। और अगर डॉक्टर प्रदीप, ये जो फिलहाल ये, हाँ, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ प्रियंका जी, मैं तो सुन पा रहा हूँ। ठीक है प्रदीप जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाकायदा इस वक्त जो आतंकवाद है या आतंकवादी है, या फिर अगर देखा जाए तो परिभाषा जो है इस बाबत यूएपीए के तहत अरेस्ट होने वालों की, उसके दायरे को भी आगे चल के बढ़ा दिया गया है। उसकी परिभाषा को अगर देखा जाए तो और ज्यादा विस्तृत किया गया है। यानी कि क्या ये मानकर चला जाए कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा या फिर किसी तरह की कोई वायलेंट एक्टिविटीज होगी तो क्या उसको भी इसी एक्ट के तहत लाया जाएगा, या उसमें कोई और दूसरी भी जो एक प्रारूप है वो भी रहेंगे? प्रियंका जी, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो तो टाडा में आती हैं
यूएपीए में नहीं आती है। यूएपीए में तो इंटरनल मैटर आते हैं, खासतौर पे जैसे कि हमारे देश के वासी कुछ ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाएं जो देश के लिए खतरा बन सकती हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इसके अंदर कि पुलिस तो आप अच्छा करेगी या बुरा करेगी वो तो सवालों के घेरे में हमेशा ही आती है। आप एक बात जानिए कि पुलिस एक काम करती है, पुलिस कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, वो अपना काम कर रही है। अल्टीमेटली केस को तो कोर्ट ने डिसाइड करना होता है, और आपको जैसे पता ही है कि हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो एविडेंस बेस्ड है। तो जब तक किसी आदमी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होंगे तो वो उसके ऊपर अल्टीमेटली वो हिल गो स्कॉट फ्री, मतलब बरी हो जाएगा। अब मैं आपको प्रियंका जी एक बात बताना चाहूंगा कि जो ये जिससे डरते हैं यूएपीए में, जो मैंने अभी सेक्शन बताया 43D सब सेक्शन 5 में, को इसमें बेसिकली एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेल के लिए और अदरवाइज भी मतलब पुलिस साइड के लिए, दोनों के साइड बहुत जरूरी है। इसमें कोर्ट के सामने जब बेल के पास आप बेल लेने के लिए जब जाएंगे, उसमें ये कोर्ट का पहला क्वेश्चन ये होता है, और ये पार्ट ऑफ एफआईआर भी होना चाहिए, कि प्रेमा फेसाई ट्रू है या नहीं एलिगेशंस। जो आप एलिगेशंस लगे हैं वो प्रेमा फेसाई मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, उनको देखने से ऐसा प्रतीत तो होता है कि जो पुलिस कह रही है एफआईआर में वो सच है या नहीं है। अगर प्रेमा फेसाई वो नजर आते हैं तो फिर बेल पाना मुश्किल होता है, और इसमें बेल पाना ऐसा नहीं है कि कभी हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो मैंने अभी आपको यूनियन ऑफ इंडिया और वर्सेस के नजीब का जो एग्जांपल दिया 2021 ईयर में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल ग्रांट करी, सुप्रीम कोर्ट कोई अकेला ऐसा कोर्ट नहीं है जिसने बेल ग्रांट की हो। यूएपीए में कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी 17 जून को ही 2021 में ही 115 एक्यूज को वो चार्ज किया था। ठीक है, वो किस लिए किया? उनको बेल ग्रांट करी, और जो ऐसे लोगों को जिनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन उसमें फैक्टर्स देखे जाते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं, और सबसे जरूरी बात ये देखी जाती है कि ऑन द फेस ऑफ इट, कि देखने से एफआईआर देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई ही ये यूएपीए में का जो एक्ट है इनके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। उसके अलावा अब जैसे आप वो तेलुगु कवि थे वारा वारा राव, अगर मैं ठीक नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो मुझे याद है, वो उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी। तो उनको भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने, वो बॉम्बे में जेल में थे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको भी बेल ग्रांट कर दी थी परिस्थितियों को देखते हुए, यानी कि परिस्थितियों को देखते हुए फैसला। खाली परिस्थितियों को नहीं, उसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं। जैसे उनकी एज अराउंड 80 ईयर्स थी, तो एज एक बड़ा फैक्टर था। एक वो कोविड पॉजिटिव थे उस टाइम पे, एक शायद उनको पार्किंसन हार्ट डिजीज थी, वो एक कारण था। इसके अलावा प्रियंका जी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होती है, जो कोर्ट हर बार बताता है कि किसी भी आदमी की आजादी दैट इज पैरामाउंट इन नेचर। कोर्ट ये कहता है कि किसी भी आदमी की आजादी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको कर्टेल नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल। तो जब जेल में कोई भी जाता है, किसी भी आदमी को अगर जेल हो जाए और सब्सटेंशियल पीरियड, काफी बड़े पीरियड के लिए अगर वो जेल में रह जाए, और उस टाइम में उसके जो स्पीडी ट्रायल है अगर वो नहीं हो रही, तो वो कोर्ट ने ये कहा कि ये उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का ब्रीच है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप जी और वेदभूषण जी, साथ ही AK जैन जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए के साथ।